हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोग यज्ञ तक चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग गणराज्य के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर जनपद के ऊपर। इसी प्रकार के एक-एक टॉपिक करके हम लोग डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखना, इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी का, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे आपका जीएस पेपर जो हिस्ट्री है, वो मजबूत करा दी जाएगी। हिस्ट्री का जो आप सभी के बीच डर बनी रहती है वो सारा खत्म मैं कर दूँगा। आप लोगों को कई सारे टिप्स भी दूँगा, ट्रिक्स भी बताऊँगा, ठीक है? किस प्रकार से आप लोगों को याद करनी है सारे राजवंशों को, ठीक है? और पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम गणराज्य की बात करें तो इंग्लिश में इसको रिपब्लिक कहा जाता है, ठीक है? अगर एक लाइन में कोई पूछे आपसे कि गणराज्य क्या होता है तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो शासन व्यवस्था को चलाती है हम उसे गणराज्य कहते हैं। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। यहाँ पे कोई राजा वगैरह का या शासक वगैरह का कोई यहाँ पे अधिकार नहीं होता। ठीक है? तो गणराज्य जिसे इंग्लिश में लोग रिपब्लिक कहते हैं, सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि किसी शासकों की निजी संस्था या फिर संपत्ति को। एक गणराज्य के भीतर सत्ता को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन विरासत के अधिकार पर नहीं, अपितु लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के आधार पर। ठीक है? यह सरकार का एक रूप भी है। अगर कोई पूछे तो बता देना कि गणराज्य जो है एक सरकार का रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। ठीक है? गणराज्य की परिभाषा का एक विशेष रूप से अगर संदर्भ देखें तो सरकार के एक ऐसे रूप से है जिसमें व्यक्ति नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस राज्य का संदर्भ संवैधानिक गणराज्य से होती है। 2017 में एक डाटा आया था, वो डेटा में आपको बताया गया था कि 2017 तक दुनिया के 201 संप्रभु राज्यों में से 149 अपने आधिकारिक नाम के हिस्से के रूप में रिपब्लिक शब्द को यूज़ किया था। ठीक है? इसमें बताया गया कि गणरू मतलब होता है आपका जनता और राज्यरू मतलब होता है आपका रियासती देश। ठीक है? एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद जो होता है वो आम जनता के हाथों में होती है। ठीक है? आगे बात करें अगर जनपद की, तो प्राचीन भारत में राज्य या फिर प्रशासनिक इकाइयों को हम जनपद कहा करते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख भी हमें मिलती है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बारों में उल्लेख मिलता है और आर्य शब्द जो कि आर्य जो है आपका वैदिक कल्चर वाले लोगों को कहा गया था, ठीक है? आर्य सबसे प्रभावशाली जाति थी और ये अपने आप को ही जन माना करती थी और इसने एक नई परिभाषा दी जनपद, ठीक है? जिसमें अगर कहें तो जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है चरण या फिर भूमि, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोगों का निवास है, आज हम उसे जनपद मानते हैं, ठीक है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो। आगे आता है आपका कर्म का सिद्धांत। आप लोग कई बार सुने होंगे कि जैसा काम करोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। सेम वही है कर्म का सिद्धांत। तो कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है उपनिषदों से हमें मिलती है। ठीक है? उपनिषदों के अनुसार मनुष्य अपने जन्मों या फिर पूर्व जन्मों को कर्म के आधार पर ही जीवन प्राप्त करते हैं, ऐसा मानते हैं। अर्थात अपने पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार ही आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मनुष्य जैसा करता है, वैसे उसे वैसा ही जीवन प्राप्त होता है, अर्थात कर्म के आधार पर ही फल मिलती है। नेक्स्ट है आपका दंड नीति, जो कि अर्थशास्त्र जो कि लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे उनके द्वारा। उनमें जो दंड नीति का यूज किया गया है अगर हम उसके बारे में बात करें, तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संभवतः विश्व का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाती है। ये बात को आप लोग याद रखना। कौटिल्य के चाणक्य मतलब कौटिल्य को कई सारे अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि चाणक्य कहा जाता है उनको, विष्णुगुप्त, इन प्रकार के नामों से भी उन्हें जाना जाता है। उनके अर्थशास्त्र में कुल कहे तो 15 भाग थे, जिसको हिंदी में हम लोग अधिकरण बोलते हैं। साथ ही साथ 180 उपभाग थे, जिसको प्रकरण बोलते हैं और 6000 श्लोक भी थे, जिसमें राजा तथा उसके कर्तव्यों, दंड नीति, राजनीति आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। और इसके अलावा इसमें राज्य, राज्य के तत्व, राजा की स्थिति, उसके अधिकार, युद्ध एवं शांति के समय राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए साम्राज्य का, गुप्तचर व्यवस्था क्या होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सैन्य व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के बारे में अर्थशास्त्र को डिटेल्स में चर्चा की गई है। ठीक है? इसके राज्य के आर्थिक आधार एवं सामाजिक धार्मिक अवस्था की इस ग्रंथ में अगर देखें तो डिटेल्स चर्चा मिलती है। ठीक है? अगला आता है धर्म विजय। धर्म विजय की अगर हमें बोले जानकारी तो ये हमें जो है धम्म नीति से मिलती है, जो कि अशोक का धम्म नीति से शुरू होता है। तो 261 ईसा पूर्व में या फिर उसके आसपास में अगर कहें तो कलिंग पर इन्होंने युद्ध किया था और उन्हें युद्ध का विजय प्राप्त किया था उसमें, ठीक है। लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात उनका मन मस्तिष्क में थोड़ा बदलाव आया, ठीक है। वहाँ के कई सारे लाखों लोगों का मृत्यु हो गया था, रक्तपात बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिससे उनमें क्या आया, थोड़ा सा उनकी मानवता की ओर
थोड़ा-सा दृष्टिकोण बदल गया। ठीक है? जिसकी वजह से उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति अपनाई, मतलब धर्म विजय का नीति अपनाया। ठीक है? तो युद्ध विजय के स्थान पर उन्होंने क्या किया? मौर्य सम्राट अशोक ने धर्म विजय को प्राथमिकता दी। अशोक के द्वारा शस्त्र, सेना व संहार का बहिष्कार कर धर्म द्वारा विश्व विजय की घोषणा की गई, जिससे वह विश्व में शांति स्थापित हो सकी। ठीक है? ऐसा माना जाता है। अशोक का धर्म अगर कोई कहे तो बता देना कि ना तो एक नया धर्म था और ना ही एक नए राजनीतिक दर्शन थी। ठीक है? यह जीवन की एक पद्धति तथा लोगों के द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले आचार संहिता तथा सिद्धांतों का एक समुच्चय था। बेसिकली वो जो थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। ठीक है? बौद्ध धर्म से जुड़े भी थे ये और बहुत ज़्यादा प्राथमिकता की देने के साथ-साथ ये जो है उनको कई सारे जो है गुफ़ाओं को भी उन्होंने दान में दिया था। ठीक है? दरअसल अशोक ने मानव कल्याण के लिए जिन सिद्धांतों का विकास और प्रचार-प्रसार किया, वह इतिहास में धम्म के नाम से जाना जाता है। इसके लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति स्वयं किया करता था। ठीक है? आगे आते हैं स्तूप, चैत्य, इन सभी के बारे में। तो स्तूप तथा चैत्य बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक शब्द है, ठीक है? जो कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य विरासत से जुड़ा हुआ है। स्तूप जो होती है वो एक गोल आधार पर अवलंबित जो ईंट या फिर पत्थर से बनी होती है, जो कि ठोस गुंबद इस प्रकार से होती है। ये होती हैं स्तूप इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है? गुंबदाकार आकृति होती है जिसका मुख्य उद्देश्य अगर कहें तो बुद्ध तथा किसी महान बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखना या फिर बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्मृतियों को सुरक्षित रखना या फिर कहें तो बुद्ध के जो अवशेष हैं जैसे कि उनके शारीरिक वस्त्र या फिर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके कुछ अवशेष हैं शरीर के तो उनको अवशेष को रख करके उनके ऊपर मठों का तैयार करना ही जो है आपका स्तूप कहलाता है। स्तूपों में सर्वोत्तम सांची का स्तूप माना गया है। पर्वतों को चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे, हम उसे चैत्य कहते हैं। तो जहाँ पे लोग निवास करते थे बौद्ध भिक्षु, हम उसे चैत्य कहते हैं। अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इस पर कहें तो इस प्रकार की कई सारी गुफाओं जैसे बौद्ध एवं आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दिया भी है दान में। कार्ले का चैत्य अपने वास्तु सौंदर्य के लिए भी विख्यात है, ऐसा माना जाता है हम लोगों के द्वारा। ठीक है? आगे आता है विहार। ये विहार की संकल्पना क्या है? तो बौद्ध अनुयायियों की ये प्रार्थना स्थल होती है, अगर बिहार के बारे में कहें। ठीक है? तो यदि चैत्य के बारे में आपसे कोई पूछे तो चैत्य क्या है आपका? तो चैत्य है जहाँ जिन गुफा में वो रहा करते हैं। विहार क्या है? तो विहार वैसा गुफा है जहाँ पे वो धर्म अपना मानते हैं, जहाँ पे वो पूजा करते हैं। और स्तूप का है तो स्तूप है जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के जो अवशेष हुआ करते थे, जिस स्तूपों के ऊपर बनाया जाता था यहाँ पे स्तूप। ठीक है? तो ये तीनों में डिफरेंस है आपका। तो बिहार के बारे में क्या बताया गया? तो ये प्रार्थना स्थल होता है जिसे उपासना स्थल भी कहा गया है। बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है और बिहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। उस शिक्षा में कहें तो धार्मिक के अतिरिक्त अतिरिक्त ये क्या है अन्य विषय भी शामिल हुआ करते हैं और इसके केंद्र जो है बौद्ध विहार हुआ करता था उस समय। आगे आते हैं नागर द्रविड़ और बेसार शैली के बारे में। तो ये एक मंदिर शैली है ये, ठीक है? मंदिरों की किस प्रकार से बनाई जाती थी बनावट के लिए ये शैलियाँ थी। उत्तर भारत में नागर शैली विकसित था। द्रविड़ शैली जो आपको दक्षिण भारत में था और बेसर शैली आपका दक्कन वाले एरिया में था। तो नागर द्रविड़ तथा बेसर के ये तीनों प्राचीन काल तथा पूर्व मध्यकाल में प्रचलित मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ हैं। क्षेत्र विशेष में इसका विकास हुआ जैसे कहें तो नागर शैली की अगर बात करें हम, तो नागर शैली जो आपका है 1 मिनट अगर हम नागर शैली की अगर बात करें हाँ, तो नागर शैली जो आपका है ना वो मंदिरों का निर्माण एक इसमें क्या होते थे ऊंचे चबूतरे पर की जाती थी। ठीक है? और इसका जो विकास है वो उत्तर भारत में हुआ जिससे द्रविड़ शैली का विकास जो है दक्षिण भारत में हुआ जो अभी बताया था आपको और जो बेसर शैली है उनका विकास आपका विंध्य वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है? जो कि दक्कन भारत में कहा जा सकता है आपको। तो नागर शैली का कहाँ पे होती है इनका निर्माण कैसे क्षेत्रों में? तो ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है और इसकी शैली जो है वो पंचायतन शैली थी। चंदेल राजाओं ने इस शैली को प्रोत्साहन दिया जिसका सर्वश्रेष्ठ अगर कहें तो उदाहरण तो हमारे पास खजुराहो का कंदारिया महादेव का मंदिर है। ठीक है? आगे अगर हम बात करें द्रविड़ शैली का तो इनका विख्यात जो है पल्लव शासकों के द्वारा हुआ और चोल शासकों ने भी इनको संरक्षण दिया था। इस शैली में कहें तो नीचे का जो आधार हुआ करता था वो चौड़ा हुआ करता था और जो ऊपर अगर जाए तो क्रमशः वो पतला हुआ करता था जिससे हम विमान भी आज के ज़माने में कहते हैं विमान। ठीक है? आगे बात करें तो इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई पूछे तो बता दें राजा राज द्वारा निर्मित है एक तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। वहाँ पे देखा जा सकता है द्रविड़ शैली के मंदिर को। नागा व द्रविड़ शैली की विशेषताओं का सम्मिश्रण ही विशाल शैली कहा जाती है, जो कि चाणक्य राजाओं के द्वारा निर्मित ऐहोल का मंदिर बेसर शैली में ही देखा गया है। ठीक है? तो ये प्रमुख नागा, द्रविड़ और बेसर शैलियों के बारे में थी। ठीक है? आगे यदि हम बात करें आपका, तो आगे है आपका बोधिसत्व या फिर तीर्थंकर। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व कहलाता है, जो महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों में से एक था। बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व परम ज्ञान
और परम ज्ञान के साथ अगर कहें तो वह व्यक्ति हुआ करता था या फिर परम ज्ञान प्राप्त करता हुआ व्यक्ति हुआ करता है जो स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर चुका है तथा अपने प्रयासों से दूसरे को निर्वाण प्राप्त करवाता है। मतलब कि ज्ञान प्राप्ति ऑलरेडी वो कर चुका है और अपने ही प्रयास से या फिर अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को अगर कोई ज्ञान प्राप्त करवाता था, तो उसे हम बौद्धिक सत्य कहते थे, ठीक है? या फिर उनको सहायता अगर करता था इन चीज़ों में तो। प्रमुख बोधिसत्व कहें तो हमारे पास अवलोकितेश्वर थे। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार कि प्रमुख बोधिसत्वों में से निम्न में से कौन-सा नहीं है? क्योंकि अब तो ऑप्शन नहीं वाला आ गए हैं, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होता है, चैलेंजेस आपके पास रहती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट इनको आप लोग याद करके रखना। तो अवलोकितेश्वर हो गया, मंजूश्री हो गया, वज्रपाणि हो गया, मैत्रेय हो गया, क्षितिग्रह हो गया आपका, अमिताभ जैन धर्म से संबंधित ये उच्चतम पद प्राप्त करते कहें, ये लोग हुआ करते थे, ठीक है? अमिताभ यहाँ तक का आपका। ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। आगे अगर हम बात करें जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म से संबंधित उच्चतम पद पर जो रहते थे, हम उसे तीर्थंकर कहते हैं या फिर कई बार तो इसे जिन भी कहा गया है, ठीक है? जिसका अभिप्राय विजेता हुआ करता है। जैन धर्मों में 24 तीर्थंकर का विवरण दिया गया है। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया है और अंतिम तीर्थंकर जिसे 24वाँ तीर्थंकर कहा गया है, वो महावीर स्वामी थे, ठीक है? और ये सभी क्षत्रिय वर्ग के थे, ये बात को ध्यान रखना अपना, ठीक है? और प्रत्येक तीर्थंकर के साथ उनके प्रतीक भी हुआ करता था, जैसे कि ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? तो सांड। अजितनाथ का आपका हाथी था, संभवनाथ का घोड़ा, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनका सर्प था और 24वें तीर्थंकर महावीर का सिंह हुआ करता था। तो बेसिकली आपका बोधिसत्व और तीर्थंकर के बारे में डिटेल से चर्चा थी आपकी, ठीक है? आगे हम बात करेंगे अलवार नरवार, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएँगी, तो शॉर्ट वीडियो रहेंगी तो आप जल्दी से जल्दी सीख सकोगे, कंसेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा, ठीक है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कंटेंट बेसिकली आप लोगों को कैसी लगी और कमेंट्स में बताने के साथ-साथ आप सबसे रिक्वेस्ट यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हो, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है? और दोस्तों को बताओ इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ताकि जितने भी फॉलोवर बढ़ेंगे, हमारे पास मोटिवेशन आएगी और आप सभी के लिए एक अच्छे से बेहतर कंटेंट मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।